Hello friends, welcome to our channel ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नेह अध्याय की जो लास्ट वीडियो है अर्थात फोर्थ वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अर्थात स्वेद अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो हेडिंग बची हुई है पूरे इस स्नेह अध्याय में। एक सिद्धांत विवरण का एक लास्ट हेडिंग हम लोग का है, स्नेह व्यापद के कारण, लक्षण और चिकित्सा पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे लास्ट में सिद्धांत विवरण हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अध्याय संग्रह। अध्याय संग्रह का मतलब कि पूरा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसकी क्या क्या समरी है, तो पूरा समरी को फिर से रिवाइज करेंगे। ये सिर्फ हम लोग को आज को पढ़ना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को बहुत ही स्थिरतापूर्वक देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे और भगा भगा के नहीं देखेंगे, आप एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। स्नेहन से संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे आपके मेन एग्जाम में पूछा जाए, चाहे आपके छमाही या एक साल पे जो एग्जाम होता है कॉलेज में एग्जाम में पूछा जाए, या वाइवा होता है, हर एक प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे देंगे अगर आपने अच्छे से इस चीज को समझा है। मैं उम्मीद करता हूं और कोशिश भी करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आइए बात करते हैं सिद्धांत विवरण का जो लास्ट पॉइंट है, स्नेह व्यापद के कारण, लक्षण और चिकित्सा। एक बात ध्यान रखिएगा, अब जब सिलेबस अगर इस तरह से दे दिया है तो एक एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को कमेंट में दे सकता है, किसी भी पॉइंट को एमसीक्यू में दे सकता है, और किसी भी पॉइंट को या कई पॉइंट को जोड़ करके वो लॉन्ग बना देगा, अर्थात 10 नंबर के प्रश्न को बना सकेगा। तो आपको हर एक सिलेबस का हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक जो पॉइंट्स हैं, हर एक जो हेडिंग है, उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आप इसको बहुत ही मन से देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ हेडिंग क्या है, स्नेह व्यापद। स्नेह व्यापद के 3 पॉइंट देखना है, कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो सबसे पहले समझना है कि स्नेह व्यापद क्या है। स्नेह व्यापद क्या है, क्योंकि सामने प्रश्न आता है स्नेह व्यापद के कारण, लक्षण, चिकित्सा, तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों स्नेह व्यापद का पहले मीनिंग बताओ। तो स्नेह व्यापद का मतलब होता है उपद्रव। व्यापद का मतलब मीनिंग होता है उपद्रव। मतलब आप स्नेह का पान कर रहे हो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, एक एम लेकर उसको बमन कराना है, इसको विरेचन कराना है, पर्टिकुलर डिजीज में देना है। लेकिन अगर उसके पान से अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, कोई उपद्रव उत्पन्न हो रहा है, कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्नेह व्यापद। ठीक है। अब बात आती है कि स्नेह व्यापद का जो पहला पॉइंट है, कारण क्या है, क्यों होता है स्नेह व्यापद, क्यों होता है स्नेह व्यापद, मतलब कारण क्या है। तो देखें हम लोग पहला पॉइंट 1 2 3 किए, तो पहला पॉइंट कारण दिए, स्नेह व्यापद के कारण देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्नेह व्यापद के कारण क्यों होते हैं। तो जो अविधि पूर्वक स्नेहपान से स्नेह व्यापद या उपद्रव होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्यों होता है, अविधि पूर्वक स्नेहपान से स्नेह व्यापद या उपद्रव होती हैं। तो ये इसका मतलब कि विधि पूर्वक स्नेहपान क्या है, इससे पहले स्नेहन की विधि बताई है। इसके जस्ट पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्नेहन की विधि बताई है, उसमें हम लोगों ने अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि उसको हम 3 उसके जो विधि में क्या बताया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, कि पूर्व कर्म में क्या क्या करना चाहिए, प्रधान कर्म में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, पश्चात कर्म में क्या क्या करना चाहिए। अगर उस नियम का फॉलो नहीं करेंगे, उस नियम का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, स्नेह व्यापद होंगे, स्नेह पीने से उपद्रव होंगे, मतलब फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे। तो अर्थात अविधि पूर्वक स्नेहपान करने से स्नेह व्यापद या उपद्रव होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, अर्थात स्नेहपान की विधि नियम का पालन न करना। जो पहले विधि बताई गई है इससे पहले एक लेक्चर में, आप उस विधि को अच्छे से समझ लीजिए। उस विधि को अगर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक वहां बताया गया है। तो देखेंगे 3 विधियां बताई गई थी स्नेहपान के, स्नेह सेवन की 3 विधियां थी। तो पूर्व कर्म हम लोगों ने बताया था कि बिल्कुल व्यक्ति जो है कि व्यक्ति को लघु अन्न देना, ये सब चीजें बातें हर एक चीज की गई है। और संभार द्रव्य संग्रह करना, अर्थात जो स्नेह पान के लिए जो स्नेह है, जैसे घृत का पान कराना तो उसका इकट्ठा करना है, तेल या घृत तेल वसा मज्जा जिसका भी पान कराना है उसका कलेक्शन करना है, पहले रख लेना है। उसी तरह प्रधान कर्म मतलब होता है स्नेह को पीना। स्नेह को पीने का भी वो है कि पीने के बाद उसके जो सम्यक स्नेह के लक्षण आ जाएंगे, तो उसके बाद की पश्चात है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म हम लोगों ने वहाँ देखा था
कि वहां पर क्या क्या चीजें थी कि वहां पर उष्ण जल का सेवन कराना था, उष्ण जल से स्नान की बात की गई है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था कि अधिक जल में पकाई हुई यवागु को सेवन कराना था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि असंस्कृत एक तरह से मांस रस और यूज का सेवन कराना था। तो यहाँ पर सब कुछ इस तरह से की गई है। अगर इन तीनों को फॉलो करेंगे तो स्नेह व्यापद होंगे नहीं, लेकिन तीनों में से कोई एक डिस्टर्ब हो जाएगा तो स्नेह व्यापद या उपद्रव या रोग उत्पन्न होंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे स्नेह व्यापद के लक्षण। दूसरा पॉइंट क्या है, स्नेह व्यापद के पहला कारण था, दूसरा लक्षण। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इन तीनों में से कोई एक को अच्छे से नहीं करता, फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव होंगे। उपद्रव होंगे तो उनके लक्षण क्या होंगे, मतलब स्नेह पीने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है अगर ढंग से अगर विधि पूर्वक ना पिए तो लक्षण क्या है देखेंगे। यहाँ पर देखिए चरक ने ही लिखा है, इसी चैप्टर में लिखा है, चरक सूत्र 13 में लिखा है कि जिस व्यक्ति के ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब कोष्ठ, ग्रहणी मतलब होता है जहां अग्नि का अधिष्ठान हो, जहां पाचन होता है। तो जिस व्यक्ति के ग्रहणी या कोष्ठ में पित्त की प्रधानता हो, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के ग्रहणी या कोष्ठ में पित्त प्रधान हो, किसी व्यक्ति के ग्रहणी या कोष्ठ में पित्त प्रधान है, या जिसकी अग्नि का बल अधिक है, जिसकी अग्नि बहुत ही तीव्र है, या जिसके ग्रहणी या कोष्ठ में पित्त प्रधान है। अगर ग्रहणी या कोष्ठ में पित्त प्रधान है तो उसकी अग्नि का बल बहुत ज्यादा वैसे भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब जिसकी ग्रहणी या कोष्ठ में पित्त प्रधान है या जिसकी अग्नि का बल अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अगर स्नेहपान करा देते हैं, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को आपने स्नेहपान करा दिया, घृत तैलवसा मज्जम से कोई एक पिला दिया, तो क्या होगा कि वो जो घृत है, तैल है, वसा मज्जा, वो अग्नि के बल को और अधिक बढ़ा देगा, बहुत तेजी से उसको बढ़ाएगा। तो स्नेहपान कराने से अग्नि का बल देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अब वहां पर तो कोई खाना पीना तो है नहीं, स्नेहपान ही कराया है, तो इससे होगा क्या कि स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देता है। जैसे आप हवन करते हो, जब अग्नि बहुत जलती रहती धधकती रहती है, तो उसमें आप घी का जब घी की मात्रा डालते हैं तो अग्नि और भभक जाती है, तेजी से जलने लगती है। उसी तरह से यहाँ पर ऑलरेडी अग्नि बढ़ी हुई है और ऐसी स्थिति में आप स्नेह पान करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्नेह को शीघ्र भस्म कर देता है, मतलब स्नेह को शीघ्र ही जला देगा। शीघ्र को जलाने के साथ साथ क्या हो जाएगा, अग्नि का बल और अधिक हो जाएगा। अग्नि का बल अधिक होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जब बहुत ज्यादा अगर जठराग्नि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, शरीर की जो धातुएं हैं, जैसे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र के बाद जो माना जाता है ओज माना जाता है, तो धातु अर्थात ओज का पाचन कर लेगा। इसका मतलब कि शरीर के धातुओं का ही पाचन करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में अग्नि बढ़ जाएगी तो अगर पाचन कर लेगा, इसका मतलब ओज को जला देगा, ओज को नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि तृष्णा की उत्पत्ति होगी, बहुत तेजी से प्यास लगेगा। तृष्णा मतलब प्यास, बहुत तेजी से प्यास लगेगा और शरीर में भयंकर दाह, शरीर में भयंकर जलन महसूस होगा क्योंकि अग्नि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें, ये लक्षण आते हैं। ये पूरे के पूरे लक्षण की जो तुलना किससे की गई है, आशी विष से तुलना की गई है। ये एक तरह से अविधि पूर्वक स्नेहपान के जो लक्षण होते हैं उसकी तुलना किससे की गई है, आशी विष से की गई है। आशी मतलब होता है सर्प, स्नेक, स्नेक पॉइजन, तो आशी विष से तुलना की। आशी विष का मतलब सर्प विष होता है। तो बोला गया है कि जिस प्रकार से सर्प, विषैला सर्प जो होता है सूखे पत्तों में, सूखे तृण या पत्तों के बीच में रहता है, तो वो उसके शरीर का जो तरह से विष या अग्नि होता है, उसी अग्नि से वो भस्म हो जाता है, क्योंकि उस अग्नि से वो अगर पत्ते जल जाएंगे तो वो खुद उसी में मर जाएगा। तो उसी तरह से जिस व्यक्ति की जठराग्नि में बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में अग्नि बढ़ा हुआ, उसको फिर से स्नेहपान करा रहे हैं, उसकी अग्नि और धधक जाएगी। धधकने से क्या होगा, उसके धातुओं का नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, साथ ही साथ जो है उसमें तृष्णा की उत्पत्ति होगी, शरीर में भयंकर दाह होगा। तो इस तरह से बोला गया है सूखे तृण में सर्प अपने ही विष की अग्नि से खुद को जला देता है और प्राणों को नष्ट कर लेता है। वही स्थिति ऐसे व्यक्ति में अगर जिनके कोष्ठ में अग्नि या जिनकी अग्नि बहुत अधिक बढ़ी है, अगर स्नेहपान कराते हैं तो ये समस्या आती है। तो ये लक्षण होते हैं। क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, धातुओं को नष्ट कर रहा है, तृष्णा की उत्पत्ति हो रही है, भयंकर दाह उत्पन्न हो रहा है, ये चीजें उत्पन्न हो रहा है। अब बात आती है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, पहले तो हमें विधि पूर्वक सेवन करना है। मान लीजिए विधि पूर्वक सेवन नहीं किया तो ये कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। अब अगर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं
और स्नेह के व्यापक उत्पन्न हो रहे हैं, स्नेह के उपद्रव उत्पन्न हो गए, तो उसकी चिकित्सा भी तो कुछ बताई होगी। तो आचार्य चरक ने उसकी चिकित्सा वही तुरंत बताई है। उन्होंने क्या बोला, स्नेह व्यापक की चिकित्सा। आपको एक पॉइंट में याद रखना है, स्नेह व्यापक की चिकित्सा आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आपके तरह से आपको वाइवा में पूछा जाएगा। तो एक पॉइंट में स्नेह व्यापक की चिकित्सा सिंपली क्या है, बमन कर्म, बमन कर्म याद रखना है। स्नेह व्यापक की चिकित्सा क्या है, बमन कर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि अगर अजीर्ण था तृष्णा हो, मान लीजिए स्नेह व्यापक के द्वारा ये तो हो ही रहा था, तृष्णा उत्पन्न हो रहा था, साथ ही साथ अगर अजीर्ण उत्पन्न हो गया स्नेह व्यापक की वजह से, मतलब स्नेह ज्यादा पीने से या स्नेह का सेवन करने से किसी को अजीर्ण होगा, खाना नहीं पच रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, तृष्णा हो गया, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो क्या होगा, उसको बमन कराना है। तो उसमें टर्म कंडीशन है कि अगर अजीर्ण था तृष्णा हो गया है, अगर स्नेह व्यापक की चिकित्सा, स्नेह व्यापक की वजह से, तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, अगर अजीर्ण था तृष्णा हो गया हो तो बमन कराएंगे, मतलब उसको वोमिटिंग कराएंगे, उसको वामक द्रव्य देकर उल्टी करा देंगे, बमन करा देंगे। दूसरा, यदि फिर भी तृष्णा शांत न हो, बमन कराने के बाद भी अगर उसकी प्यास अर्थात तृष्णा शांत न हो, यदि फिर भी तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पान कराएंगे, मतलब ठंडा जल का पान कराएंगे और रुच्च अन्न का सेवन कराएंगे। शीतल जल का पान प्लस रुच्च अन्न का सेवन कराएंगे, कराकर पुनः बमन कराएंगे। तो देख रहे हैं अल्टीमेट क्या है, बमन ही कराना है। तो इसलिए हम लोगों ने स्नेह व्यापक की चिकित्सा सिंपली कर दिया बमन, बट इसको आप इसको समझाएंगे, आप समझेंगे तब तो उसको बताएंगे नहीं बमन होता है। जब पूरा चीज समझेंगे तब इसका एक निचोड़ आएगा, एक निष्कर्ष निकलेगा कि इसका स्नेह व्यापक की चिकित्सा क्या है, बमन कर्म होता है। तो कहीं कोई कहेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अगर तृष्णा और अजीर्ण हो तो उसको बमन कराएंगे, फिर भी तृष्णा शांत न हो बमन कराने के बाद भी, तो उसको शीतल जल तथा रुच्च अन्न का सेवन कराकर पुनः बमन कराएंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये सिद्धांत विवरण का जो टोटल 12 पॉइंट थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग का लास्ट पॉइंट है, आप लोग के सिलेबस में देखेंगे स्नेह अध्याय का अध्याय संग्रह। अध्याय संग्रह का मतलब कि जो हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक बातें की उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में देना है। जो शुरू से लेकर कि अध्याय परिचय था, फिर सिद्धांत विवरण में देखेंगे 12 पॉइंट थे, सबका एक एक करके हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में एक समरी दे देंगे। यहाँ देखेंगे अध्याय संग्रह मतलब अध्याय की समरी है, मतलब इन शॉर्ट उसको बताना है। आपके एग्जाम में अगर इस तरह से पूछेगा कि स्नेह अध्याय का अध्याय संग्रह लिखिए 5 नंबर में, तो आपको एक एक पॉइंट के बारे में बस बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, बस बताना है। इसका मतलब ये इसलिए बनाया है ताकि आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट याद रहे। जब आप सिलेबस के एक एक पॉइंट को याद रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न आपसे दूर नहीं रहेगा, आपको हर एक प्रश्न का जवाब हाजिर होगा, चाहे कुछ भी पूछ ले। जब आपके आउटलाइन पूरी पता है कि यहाँ स्नेह अध्याय में ये चीजें हैं, तो आपको उसके बारे में जरूर पता होगा। आपको सिलेबस नहीं पता होगा, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते। उनका मतलब ये है इसको बनाने का कि आपको सिलेबस जानना है, ठीक है। तो देखेंगे अध्याय संग्रह हम लोगों ने जो सिद्धांत विवरण में क्या देखा था, पहला पॉइंट स्नेह की योनि देखी थी। पहला पॉइंट क्या था, स्नेह की योनि 2 होती है। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। स्नेह की योनि कितनी होती है, 2, स्थावर रजांगम। दूसरा पॉइंट था चतुर्विध स्नेह की बात किया गया है, घृत तैल वसा मज्जा, ये याद करना होता है। उसका तीसरा पॉइंट है स्नेह का काल और अनुपान, स्नेह पान का काल और अनुपान। तो स्नेह पान में हम लोगों ने 4 चीजें देखी है, घृत तैल वसा मज्जा, घृत तैल वसा मज्जा, और इसका कौन से काल में करते हैं, तो हम लोगों ने इसको इस तरह बताया। काल में देखे शरद है, घृत का सेवन शरद ऋतु में, तैल का प्राविट में, वसा मज्जा का माधव, जिसको हम लोग बसंत ऋतु भी बोलते हैं। शरद ऋतु, बसंत, प्राविट ऋतु, बसंत ऋतु। तो हम लोगों ने शरद को एस से इंडिकेट किया, प्राविट को पी से, माधव को एम से, SPM। घृत तैल वसा मज्जा को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे इसके एस मतलब शरद ऋतु में सेवन करेंगे, तैल को प्राविट में करेंगे और वसा मज्जा को माधव में, SPM। और अब बात आता है अनुपान की। अनुपान की बात आती है, तो इसी की कंटिन्यू अनुपान कर लेंगे। तो देखेंगे घृत के सेवन के बाद उष्ण का सेवन करेंगे, तैल के सेवन के बाद यूज का सेवन करेंगे, और वसा मज्जा का कोई एक सेवन कर रहे हैं तो मंड का सेवन करेंगे। तो उष्ण जल को हम लोग सिंपली जेड से इंडिकेट किया, यूज को वाई से, मंड को एम से। तो जिम हो गया, जिम। तो याद रखेंगे SPM जो है जिम में जाता है। कौन जाता है जिम में, SPM जिम में जाता है। तो स्नेह पान घृत तैल वसा मज्जा SPM किस ऋतु में करना चाहिए, SPM, और उसका अनुपान क्या है, जिम, ZYM। जेड मतलब जल हो जाएगा उष्ण जल, वाई का मतलब यूज, एम का मतलब मंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग स्नेह की परिचारणा। तो स्नेह की परिचारणा की बात की, स्नेह
उसमें बोला गया इसमें दो तरह के पेय, दो तरह से पान होता है। एक तो डायरेक्ट अच्छे पेय मतलब स्वच्छ पेय या शुद्ध पेय स्नेह का सेवन कराया जाता है। दूसरा है प्रविचरणा, मतलब जो व्यक्ति केवल घी का सेवन नहीं कर सकता उसको खाने पीने की चीजों मिलाकर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रविचरणा। तो प्रविचरणा की संख्या चरक ने कितनी मानी है आपको पूछा जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती है 24। 24 भी मानी है, 63 भी मानी है, 64। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग चरक डायरेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। 24, 63, 64 है, 24 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उसमें डिटेल में देखिएगा। फिर देखेंगे 6 पॉइंट स्नेह की मात्रा एवं इंडिकेशन। स्नेह की हम लोगों ने चरक में 3 मात्रा बोली थी, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा। तो आप इसके बैक वाले लेक्चर में आ जाके अच्छे से पढ़ लेंगे। 7 पॉइंट देखेंगे स्नेह की योग्य अयोग्य पुरुष की बात की गई है कि किसको स्नेहन कराना चाहिए, किसको स्नेहन नहीं कराना चाहिए। 8 पॉइंट की बात करेंगे स्नेहपान के अयोग, सम्यक योग एवं अतियोग। इसको हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको पूर्व के लेक्चर में बताया है। 9 पॉइंट देखेंगे कोष्ठ की परीक्षा। कोष्ठ की परीक्षा का लेक्चर भी हम लोगों ने ले चुके हैं। कोष्ठ हम लोग देखा था मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, पुरुष कोष्ठ होता है। मृदु कोष्ठ का व्यक्ति जो होता है इसमें जो होता है पित्त की प्रधानता होती है, मध्यम कोष्ठ के व्यक्ति में कफ की प्रधानता होती है, पूर्ण कोष्ठ के व्यक्ति में वात की प्रधानता होती है। यहाँ पर यह भी है कि मृदु कोष्ठ का व्यक्ति जो होता है 3 दिन में इसका स्नेहन हो जाता है। पूर्ण कोष्ठ का व्यक्ति 7 दिन में स्नेहन हो जाता है। और जो मध्यम कोष्ठ होता है इसका 4, 5, 6 दिन लग जाते हैं इसके स्नेहन में या स्नेहन में। उसके बाद स्नेहपान की विधि बताई गई कि उसका नियम क्या है, स्नेहपान कैसे कराते, तो उसमें हम लोगों ने कैसे हर एक चीज की बात की गई है। उसके बाद उसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म की बात की गई। सध्या स्नेह, अगर किसी व्यक्ति को तुरंत स्नेहन कराना है, किसी कोई ऐसी व्याधि है कि वमन कराना है लेकिन तुरंत स्नेहन कराने हैं तो सध्या स्नेह की बात की गई। यहाँ पंच प्रसतिक पेया की बात की गई है। पंच प्राकृतिक पेया, सध्या स्नेहन का मतलब 3 दिन में स्नेहन कराना, और वहां पर पंच प्राकृतिक पेया की बात की गई है। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने आज यहाँ बात किया, स्नेह व्यापक के कारण लक्षण चिकित्सा। तो इस तरह से ये अध्याय संग्रह वाला पार्ट होता है, जिसको अच्छे से समझ लीजिए कि अध्याय संग्रह का मतलब क्या है कि जो चीज हमने इससे पहले सब कुछ पढ़ी है एक एक पॉइंट में उसको इंडिकेशन देना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है चैनल समझ में आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।